हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका इस चैनल पर। और हम बात कर रहे हैं इतिहास की। इतिहास में देखो यार, हमने बहुत सारी चर्चा कर ली। प्राचीन भारतीय इतिहास हम पढ़ रहे थे और मगध साम्राज्य हमने पढ़ लिया। मगध खत्म हुआ कैसे, तो हमने डिस्कस किया था भाई साहब, बिल्कुल किया था। क्या किया था कि कण्व वंश जो था, कण्व वंश का आखिरी जो शासक था सुशर्मन, सुशर्मन को सातवाहन प्रमुख, मतलब सातवाहन का राजा जो था, जिसका नाम सिमुक हुआ करता था या सिंधुक भी बोला जाता है, उसने क्या किया, मार दिया। और मारने के बाद भैया मगध तो खत्म कर दिया, अब खुद साम्राज्य करेंगे। लेकिन क्या है कि वो दक्षिण भारत का साम्राज्य हुआ करता था, तो उत्तर भारत में साम्राज्य कर पाना पॉसिबल नहीं है उस समय के हिसाब से, तो वो नहीं कर पाए। यानी वहां पे स्थिति अस्त व्यस्त हो गई और कुषाणों ने उसका फायदा उठा लिया, है ना। तो कुषाण साम्राज्य आ गया था। तो हम अभी यहाँ जो बात करने वाले हैं वो दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंशों की बात करने वाले हैं। हालांकि इस वीडियो में प्रमुख में हम सबसे पहले केवल सातवाहनों की बात करेंगे, ठीक है। सो सातवाहन वंश हम यहाँ पे देखने वाले हैं। किसको? सातवाहन। ये देख पा रहे हैं, अर्ली सातवाहन, ये इनिशियल इधर वाले थे। फिर इतने बड़ा भी लिया था, विस्तार कर लिया था, सकोतक को जीत लिया था, गुजरात वाला क्षेत्र भी जीत लिया था। लेकिन क्योंकि उस समय विदिशा में ही शासन चल रहा था, तो उनको मार के। यहाँ पे आप देखोगे तो ये तो नर्मदा बताई हुई है, लेकिन यहीं पे सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वतमालाएं हैं, तो डायरेक्टली शासन कर पाना मतलब बहुत मुश्किल से काम हो जाता है, तो कर नहीं पाए, ठीक है। तो चलिए हम सातवाहनों की बात करने वाले हैं। प्रमुख राजवंशों में मगध में शुंग और कण्व, शुंग और कण्वों की तरह दक्षिण भारत में दक्षिणापथ या उत्तर पश्चिम दक्षिण में आंध्र भ्रत्तों या सातवाहनों का राज्य हुआ करता था। दूसरा जो था वो कलिंग में चेत या चेदी वंश हुआ करता था। इस पर भी हम डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। बकाटकों का उदय भी इसी समय हुआ था। तो ये तीन हमें बात करनी है। हम पहले बात जो है इस वीडियो में सातवाहनों की कर रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में किसकी कर लेंगे, चेदी छोटा सा है, बकाटकों की बात कर ली, और थर्ड वीडियो में हम बात करेंगे थोड़ी सी चेदी वंश के बारे में, ठीक है। तो चलिए सातवाहनों की बात कर रहे हैं। आंध्र सातवाहन, आंध्र सातवाहन, आंध्र सातवाहन। इनकी उत्पत्ति की अगर बात करें तो अलग अलग साक्ष्यों में अलग अलग बातें कही जाती हैं। साक्ष्यों के अनुसार सातवाहन शक्ति का केंद्र, पैठन भी बोलते हैं इसको, या प्रतिष्ठान हुआ करता था, जो व्यापारिक नगर हुआ करता था। आंध्र प्रदेश सातवाहनों का उद्गम क्षेत्र माना गया, इसीलिए तो आंध्र सातवाहन उन्हें कहा जाता, जहां से वे गोदावरी नदी के तट के साथ आगे बढ़ते हुए पश्चिम में आ गए धीरे धीरे। मौर्य साम्राज्य की हालत जो थी वो बदतर थी, उसको देखकर साम्राज्य स्थापित इन्होंने कर लिया और इसी तरह इन्हें आंध्र सातवाहन कहा गया, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं, अच्छी बात। दक्षिणाधिपति, त्रिसमुद्राधिपति, त्रिसमुद्रदयोपीत, वाहन के नाम से सातवाहन शासक क्या थे अलग अलग। दक्षिणाधिपति भी इनको बोला जाता है, ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल, है ना। दक्षिण पथेश्वर भी बोला जाता है। तो अलग अलग इनने खूब सारी उपाधियां ली। पुराणों में सातवाहन शासकों को आंध्र भ्रत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आंध्र भ्रत कहा जाता है। ये जायसवाल साहब हैं, इतिहासकार। इन्होंने अशोक के अभिलेख में वर्णित सत्तीय पुत्र, क्या भैया, सत्तीय पुत्र को सातवाहन माना है। कितने? जायसवाल साहब। तो अशोक के समय भी ऐसा बोल रहे हैं, अभिलेखों में ऐसा लिखा था, लेकिन पॉसिबल नहीं है, मतलब क्योंकि ये बाद में आए हैं इसके साथ। डॉक्टर सुखड़कर, इनके अनुसार सातवाहन आंध्र प्रदेश के पश्चिमी भाग के हुआ करते थे और उनकी राजधानी पैठन थी। ये तो पैठन सभी मानते, प्रतिष्ठान या पैठन। डॉक्टर जी याजदानी, इनके अनुसार आंध्र उनकी जाति थी, लेकिन सातवाहन उनका कुल का नाम हुआ करता। आंध्र जाति थी और कुल का नाम सातवाहन हुआ करता, ठीक है। कथा सरित सागर, ये ग्रंथ है। कथा सरित सागर के अनुसार सातवाहनों की उत्पत्ति सात नामक यक्ष से हुई। यक्ष, यक्षिणी नाम सुना, वही। अभिधम्ब चिंतामणि, ये भी ग्रंथ है। इसके अनुसार सातवाहनों का अर्थ जो है जिसे सुखदायक वाहन प्राप्त हो, ऐसा कहा है। डॉक्टर भंडारकर जो है वो कहते हैं कि सातवाहन क्षत्रियों में आते थे। मत्स्य पुराण के अनुसार 450 वर्षों तक, कितना? 450 वर्षों तक 30 राजाओं ने शासन किया है सातवाहन। वायु पुराण के अनुसार सातवाहन के
19 शासकों ने ही 300 वर्ष तक शासन किया। तो अलग अलग मतभेद मिल रहे हैं। पुराणों के अनुसार कण्वों के पतन के मूल में सातवाहन जिम्मेदार है। बिल्कुल जिम्मेदार है, ऐसा तो कहा ही जाता है। ठीक है, चलिए शासकों की हम बात कर रहे हैं। सातवाहन शासक, सबसे पहले प्रमुख की बात करेंगे, सबकी नहीं कर पाएंगे क्योंकि भाई 450 साल मतलब, ठीक है। लेकिन सबसे पहले सिमुक या सिंधुक भी इनको कहा जाता है। शासनकाल 60 से 37 ईसा पूर्व का माना जाता है, ये माना गया है मतलब इतिहासकारों के द्वारा। ठीक है, साहित्यिक स्रोतों की बात करें तो जैन ग्रंथ या पुराणों में पूरी जानकारी मिलती है इनकी। शासन के संबंध में जानकारी की बात करें तो राजधानी इन्होंने प्रतिष्ठान या पैठन बनाई, किसने? सिमुक ने। सातवाहनों की शक्ति को इन्होंने स्थापित करा, ये पहले शासक थे ऐसे, इसीलिए इनको संस्थापक भी कहा जाता है। पुराणों के अनुसार सुंग कण्व ये ब्राह्मण वंश हुआ करते थे, सुंग के बाद कण्व आए मगध में। इन शासन का विनाशक जैन एवं बौद्ध मंदिरों चैत्यों का इन्होंने निर्माण भी करवाया। बिल्कुल 60 ईसा पूर्व में कण्व शासक सुशर्मन को इन्होंने पराजित किया, तभी तो जाके ये शासन कर पाए। अन्य उल्लेखों की अगर बात करें किसकी? सिमुक की, तो भैया ये बहुत ही अत्याचारी व्यक्ति था, क्योंकि फोड़ा फाड़ी करता था और दुष्ट भी हुआ करता था। तो दुष्टता आ जाने के कारण ये 23 वर्ष बाद मृत्यु को प्राप्त हो गया, भाई एक्सपायर हो गया। अब सिमुक के बाद कौन आएगा? तो सिमुक के बाद उसका भाई आएगा जिसका नाम है कृष्ण या कान भी कहा जाता है, कृष्ण भी कहा जाता है। इनकी मृत्यु 37 ईसा पूर्व में हुई, तो 10 साल तक 37 से 27 ईसा पूर्व जो ज्ञात तिथि है उसके अनुसार इन्होंने शासन किया, कृष्ण या कान ने। जानकारी के स्रोत जो है नासिक अभिलेख है या पुराण है। शासन से संबंधित जानकारी की बात करें तो वह भाई हुआ करता था किसका? सिमुक का, और उसने सातवाहन शक्ति का विस्तार किया, ऑब्वियसली बात है, शक्तिशाली था। नासिक की एक गुफा इसी दौरान उसने खुदवाई थी, तो अपने आप शक्तिशाली व्यक्ति होगा। अन्य उल्लेख की बात करें, साम्राज्य का विस्तार पश्चिम में किया था। कहां किया था? पश्चिम साइड इन्होंने करना चालू कर दिया। सातकर्णी ये इंपॉर्टेंट व्यक्ति है। सातकर्णी प्रथम की हम बात कर रहे हैं 27 से 17 ईसा पूर्व, मतलब 10 सालों का शासन है, लेकिन शक्तिशाली शासक है, ऐसी बात नहीं है। नयनिका अभिलेख, पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी, ये भैया टॉलेमी की बुक है। सांची अभिलेख और पुराणों में ये सारी जानकारी के स्रोत हैं, ऐतिहासिक और साहित्यिक स्रोत। शासन से संबंध में जानकारी की बात करें, सिमुक का बेटा हुआ करता था सातकर्णी, या फिर बोल सकते हैं कि सिमुक का नहीं तो कान है या कृष्ण का हो सकता है, तो भतीजा हो गया। तो ये थोड़ा सा मतभेद है, लेकिन जनरली पुत्र मानते हैं सिमुक का मैक्सिमम लोग सातकर्णी को। दक्षिणापथ का सबसे शक्तिशाली शासक हुआ करता था। राज्य विस्तार के लिए अभीय वंश, क्या है? अभीय वंश की राजकुमारी नवनिका से इन्होंने क्या करी? शादी कर ली। और पश्चिमी मालवा, अनूप प्रदेश और विदर्भ, ये मतलब मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र वाला क्षेत्र है, इस पर अधिकार कर लिया। खारवेल भैया हम बात करेंगे, चेदी सम्राट हुआ करते थे। तो खारवेल कलिंग के राजा थे। कलिंग शासक से इन्होंने युद्ध भी किया। अप्रतिहत चक्र, ये उपाधि है भैया, अप्रतिहत चक्र और दक्षिण पद्मपति के नाम से इन्होंने उपाधियां रख रखी थी, इनको जाना जाता था। अन्य उल्लेखों की बात करें तो भैया 2 अश्वमेघ यज्ञ करवाए और 1 राजसूय यज्ञ किए। तो ये इनकी शक्ति परंपरा का साधन है भैया, एक प्रकार से अश्वमेघ 2-2 यज्ञ करना हल्की बात तो है नहीं। ये राजसूय यज्ञ करना। ऊपरी दक्कन, मध्य और पश्चिमी भारत, उत्तरी कोंकण, काठियावाड़, ये इसके साम्राज्य के अंतर्गत आते थे। मतलब बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली शासक हुआ करता था जिसने अपने साम्राज्य को विस्तारित किया। चलिए, सातकर्णी के बाद नेक्स्ट शासक जो है वेदिश्री या सतीश्री। वेदिश्री या सतीश्री है जिसका शासनकाल 17 ईसा पूर्व के बाद का बताया गया है। एग्जैक्टली नहीं पता कितना समय का शासन किया है या क्या, पुराणों में ही जानकारी मिलती है। और शासन के संबंध में जानकारी की बात करें, नाबालिग पुत्र हुआ करते थे ये। शासन इनकी माता नयनिका ने किया इनकी जगह पे, जो सातवाहन वंश का पतन का कारण बन गई, क्योंकि मां कर रही है शासन। ठीक है, अन्य उल्लेख की बात करें तो ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि भाई कुछ बहुत ही प्रमुख काम इन्होंने किया नहीं हुआ। नेक्स्ट हम बात करेंगे सातकर्णी द्वितीय। लंबोदर, अपिलक, कुंतल, सातकर्णी। ठीक है, कुंतल, सातकर्णी, ये अलग अलग शासक हैं, अलग अलग। ठीक है, तो इनके शासनकाल बताए जा रहे हैं। सातकर्णी प्रथम के बाद इनके पुत्रों के द्वारा शासन किए जाने का उल्लेख मिलता है, ये पुत्र ही हैं। ठीक है, साहित्यिक स्रोत पुराणों में ही है, तो बहुत ज्यादा जानकारी है नहीं।
सभी नाम मात्र के शासक थे। इनके काल में शकों ने कोंकण भी खो दिया, मालवा भी खो दिया, काठियावाड़ भी खो दिया। किसने? सातवाहनों ने खो दिया। तो इनकी जगह किसने ले ली? शकों ने अधिकार कर लिया इन जगहों पे, कोंकण, मालवा और काठियावाड़। ठीक है, चलिए, इसीलिए शकों से फिर लड़ाई होती है। आपने नाम सुना होगा गौतमीपुत्र सातकर्णी का, अभी हम डिस्कस करेंगे बिल्कुल। तो अन्य वो शासक हैं जिन्होंने शकों को संहार कर दिया था अपने क्षेत्र से, अपने तो नहीं, इन क्षेत्रों से। ठीक है, अन्य उल्लेख की बात करें, महाक्षत्रप नहपान, ये शक शासक है। नहपान बहुत इंपॉर्टेंट शासक है और उस समय का सातवाहनों की शक्ति का अंत ही कर दिया, सातवाहनों को खत्म कर दिया। खत्म मतलब एक प्रकार से पूरा खत्म नहीं किया, अभी फिर से कोशिश करेंगे कि भैया वापस से शक्तिशाली हो। तो हाल ये अगले शासक हैं, साहित्यकार भी हैं भाई, अपने आप में बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति है। 20 से 24 ईस्वी, ईसा पूर्व वाला समय गया, ईस्वी का समय आया, पुराणों में जानकारी मिलती है। अन्य शासन की जानकारी बात करें तो 17वां शासक हुआ करता था सातवाहनों का, प्रसिद्ध साहित्यकार, विद्वान और कवि, बृहद कथा का रचयिता जिसका नाम है गुणाद। इनके दरबार में शोभा बढ़ाते थे, दरबारी कवि हुआ करते थे, खुद ही एक बहुत बड़े विद्वान हुआ करते थे हाल। ठीक है, चले अन्य उल्लेख की बात करें तो प्राकृत भाषा में ग्राम्य जीवन पर गाथा सप्तशती, ये गाया नहीं गाथा है ना, गाथा सप्तशती की रचना इन्होंने ही की है हाल में। तो ये पूछा जाता है। नहपान ये शक शासक है और ऋषभदेव ये शक महाक्षत्रपों ने सातवाहन वंश की शक्ति को नष्ट करने की पूरी कोशिश करी थी। ठीक है, शक्तिशाली शासक इसके बाद बहुत बाद में आएंगे, ये गौतमीपुत्र सातकर्णी। 106 से 130 लगभग 24 वर्षों का शासन इन्होंने किया है ईस्वी में, और ये बहुत ही शक्तिशाली शासक हैं। इनके साहित्यिक स्रोतों की बात करें तो नासिक प्रशस्ति, जोगलम्बी से प्राप्त मुद्राएं और गौतमी वंशरी के अभिलेखों से इनकी जानकारी मिलती। गौतमी वंशरी इनकी मां का नाम हुआ करता था। ठीक है, शासन के संबंध में जानकारी की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट शासक है, क्यों? क्योंकि पुनर्संस्थापना करी है किसकी? सातवाहन वंश की। छहरात वंश, वही जो शकों की एक शाखा हुआ करती थी, छहरात वंश, नहपान जिसके शासक थे, उसको क्या कर दिया? खत्म कर दिया, विनाशक। सातवाहन वंश का कौन से नंबर का? 23वें नंबर का शासक हुआ करता है। माता के नाम से पहचाना जाता है क्योंकि गौतमी पुत्र, गौतमी माँ का नाम था, जैसा हम देख पा रहे हैं, गौतमी वंशरी। ठीक है, सो पहचाने जाने वाला शासक, पश्चिम के मालिक और प्रतिष्ठान के मालिक, ये उपाधियां धारण करी इन्होंने। अन्य उल्लेख की बात करें तो नहपान को पराजित कर दिया, महाराष्ट्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में सातवाहन सत्ता स्थापित करी। आशिक नहीं, अशिक है। अशिक मतलब गोदावरी और कृष्णा के मध्यवर्ती क्षेत्र की बात चल रही है। अशक, आशिक अलग है, अशिक अलग है, अशक अलग है। मूलक, सुरथ, कुकर, परियात्र, अपरांत, अनूप, विदर्भ और अवंती, ये सब के सबको जीत लिया भैया। इतना क्षेत्र जो है उस समय का जीत लिया था, तो बहुत ही शक्तिशाली शासक माना जाता है गौतमीपुत्र सातकर्णी। अंतिम शक्तिशाली शासक की हम बात करने वाले हैं, वशिष्ठिपुत्र पुलुमावी या पुनुमापी इसको कहा जाता है। इनके बाद इनके पुत्र ही हुआ करते थे, किसके? गौतमीपुत्र सातकर्णी के, पुलुमावी। 130 से 154, 24 सालों का शासन। ऐतिहासिक स्रोतों की बात करें तो टॉलमी का विवरण, पुराण, नासिक कारले का चैत्य और अमरावती अभिलेख, साथ ही साथ गोदावरी और गुंटूर से प्राप्त सिक्के इनकी जानकारी के स्रोत हैं। अन्य जानकारी में बात करें तो गौतमीपुत्र सातकर्णी का पुत्र था। नवकार या नपगर इन्होंने स्थापना करी नगर की। शकों के साथ इन्होंने मधुरता बनाने के लिए रुद्रदामन प्रथम की पुत्री से विवाह कर लिया। देखो, एक तो वो शहरात वंश वाली जो शाखा हुआ कर रही थी, महाराष्ट्र की शाखा शकों की, उसको तो इनके पिताजी ने खत्म कर दिया। लेकिन जो उज्जैन के शक हुआ कर रहे थे, जिसमें रुद्रदामन प्रमुख हुआ करते थे, शक्तिशाली शासक थे, तो उनसे भैया इनने मधुरता के संबंध बनाने के लिए उनकी बेटी से शादी कर ली। आंध्र राज्य का पहला शासक हुआ करता था। अन्य उल्लेख की बात करें तो रुद्रदामन ने पुलुमावी को, मतलब इनको 2 बार हराया है। ठीक है, अब 2 बार हार चुके थे, क्या ही करें, बेइज्जती तो हो ही चुकी थी। महाराज और दक्षिण पतेश्वर की उपाधि भी धारण करी है किसने? पुलुमावी ने। अमरावती के स्तूप का विस्तार भी करवाया। तो अच्छे शासक थे, बढ़िया थे, शक्तिशाली थे, आखिरी थे, लेकिन याद रखना। ठीक है, पुलुमावी के जो उत्तराधिकारी हैं और सातवाहन साम्राज्य का विघटन कैसे हुआ? तो भैया पुलुमावी के पश्चात शिव श्री पुलोमा, क्या नाम है? शिव श्री पुलोमा अगला शासक बना। फिर शिवस्कंद सातकर्णी, इन्होंने 10 वर्षों तक नाम मात्र का शासन किया। अंतिम शासक बात करें तो यज्ञ श्री सातकर्णी हुआ करता था सातवाहन का।
अंतिम शासक है ना, जिसने 165 ईस्वी में शासन किया और 195 में इनका शासन समाप्त हो जाता है। यज्ञश्री सातकर्णी ने शासन खत्म हो जाता है। यज्ञश्री सातकर्णी ने रुद्रदामन के उत्तराधिकारियों के साथ क्या किया, संघर्ष जारी रखा। उसने उत्तरी कोंकण, महाराष्ट्र, आंध्र अपने अधिकार में ले लिए। किसने ले लिए? यज्ञश्री सातकर्णी ने। ठीक है भैया। इसके बाद कार्दमक भी बोला जाता है, शकों से भी उसने अपरांत और नर्मदा घाटी छीन ली। बंगाल की खाड़ी से अरब सागर तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया। तो इंपॉर्टेंट शासक है अपने आप में। फिर भैया इसके पश्चात, यज्ञश्री के पश्चात विजय श्री चंड पुलुमावी चतुर्थ सातवाहन शासक हुए, जो नाम मात्र के शासक थे। इनकी स्थिति से परिचित होकर, मतलब किनकी, सातवाहनों की स्थिति से परिचित होकर उत्तर पश्चिम में आमीर, दक्षिण में चुट्टू, आंध्र में इक्ष्वाकु, ये अलग अलग राजवंशों का, छोटे छोटे राजवंशों का आविर्भाव हुआ। दक्षिण पूर्व में पल्लव आ गए, मध्य प्रदेश में बकाटक आ गए। इन्होंने अपनी सत्ता को स्थापित किया। अभीरों ने क्या किया, उत्तर पश्चिमी महाराष्ट्र पर शासन किया सातवाहनों से छीन के। इससे पूर्वी बरार, दक्षिण कन्नड़ प्रदेश, यहां तक ही सिमट कर रह गया सातवाहन। ठीक है, छोटा सा साम्राज्य ही बचा है। और तीसरी शताब्दी के मध्य इक्ष्वाकुओं ने ही, जो इक्ष्वाकु देख रहे हो ना, इन्हीं इक्ष्वाकुओं ने क्या करा, पल्लवों के साथ मिलकर सातवाहनों को पूर्णतः समाप्त कर दिया, खत्म हो गया। तो अब पल्लव बचेंगे, इक्ष्वाकु है। इक्ष्वाकु भी ज्यादा नहीं चल पाए, पल्लव वंश ही ज्यादा शक्तिशाली हो पाएगा। तो हम पल्लव की भी डिस्कस करेंगे, पल्लव राजवंश कैसे आया, क्या हुआ। ठीक है, दक्षिण के राजवंशों में मेरे ख्याल से इतना काफी है। और इसके बाद हम बात करेंगे किसकी, वकाटकों की। वकाटकों के बाद हम चेदी की भी बात करेंगे, पल्लव की भी बात करेंगे, सारी हम बात करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।